2024 के चुनाव अब समझ लीजिए बिल्कुल सर पर ही हैं, और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कैसे एक एक करके रोज एक नए तरीके से अपनी सीटों को बढ़ाने की कवायद में लगी हुई है, उसका एक जीता जागता सबूत आपको यह दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से दक्षिण भारत पर फोकस कर रहे हैं। दक्षिण भारत के दौरे, 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री एक बार फिर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश पहुंचे। उन्होंने वहां पर लिपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने घायल जटायु से भगवान राम मिले थे, ऐसा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल केरल भी जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने तमिलनाडु, लक्षद्वीप और फिर केरल भी गए थे, उसका दौरा करके आए थे। यहां उन्होंने एक रैली भी संबोधित की थी। इस साल लोकसभा चुनाव है और बीजेपी दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर कर्नाटका को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना से 4 एमपी जरूर आते हैं, लेकिन एक जबरदस्त प्रेजेंस जिसको कहा जाता है, ताकत जिसको कहा जाता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बढ़ा पाए, ऐसा भी दक्षिण भारत में नहीं है। और बीजेपी का जो 400 का इस बार मिशन है, उसमें कोशिश यह की जा रही है कि पिछली बार नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली थी, तो जो सीटें बढ़ानी है वो दक्षिण भारत से सीटें बढ़ाने की कोशिश है। और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहां पर दौरे करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। पोंगल का त्योहार भी प्रधानमंत्री मनाया। उन्होंने अभी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री मुरुगन साहब के घर पर गए, और इससे पहले 25 दिसंबर को केरल के लोगों के बीच प्रधानमंत्री ने क्रिसमस भी मनाई थी। तो लगातार एक फोकस्ड अप्रोच लेकर बीजेपी इस पर आगे बढ़ रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो बार बार हम बात कर रहे थे मिशन 400 की, तो मिशन 400 की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि हिंदी हार्टलैंड, जहां पर उन्होंने पिछली बार मोटा मोटा हर राज्य में समझ लीजिए कि 90% से ऊपर विजय पाई थी, तो उनको एक बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा कि जो लोकसभा की करीब 135-36 सीटें बनती हैं, 4-5 राज्य जो साउथ के हैं, उनमें जबरदस्त प्रदर्शन किया जाए। निश्चित तौर पर बीजेपी जानती है कि चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, यहाँ पर बीजेपी अपने सैचुरेशन पर पहुंच चुकी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में करीब करीब 90 से लेकर 100% सीटें पार्टी ने हासिल की, 50% से अधिक वोट हासिल किया। लेकिन दक्षिण भारत एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जहाँ पर कि बीजेपी की ताकत उतनी ज़्यादा नहीं है। 131 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं। इनमें से आज की तारीख में बीजेपी के पास केवल 29 सीटें हैं। इनमें भी 25 जो सीटें हैं वो कर्नाटक से आती हैं, 4 सीटें जो है वो तेलंगाना से आती है। यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, साथ ही पुडुचेरी और लक्षद्वीप, इन राज्यों में बीजेपी की कोई भी सीट नहीं है दक्षिण भारत में। तो बीजेपी को लगता है कि अगर पिछली बार की तुलना में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना है, हालांकि औपचारिक रूप से वो नहीं कहते हैं कि 400 सीटों का लक्ष्य रखा गया, लेकिन फिर भी अगर बेहतर करनी है अपनी टैली, पिछली बार की तुलना में 303 सीटें पिछली बार आई थी, तो जाहिर है कि दक्षिण भारत से ये सीटें मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है बीजेपी के पास कि आप कोई बड़े सहयोगी इनके पास बचे नहीं दक्षिण भारत में। कर्नाटक में पार्टी ने जरूर जनता दल सेक्युलर के साथ समझौता किया, लेकिन तमिलनाडु में एआईएडीएमके उसके हाथ से निकल गया। आंध्र प्रदेश में अभी तक चंद्रबाबू नायडू के साथ उनका हो नहीं पाया है। पवन कल्याण के साथ जरूर उनका टाई अप है, लेकिन आंध्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में कोई बड़ी पार्टी उनके साथ नहीं हो। शायद ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। अखिलेश जी बने रहिए हमारे साथ। जैसे अखिलेश जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो साउथ के, दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहां पर कोई बहुत बड़ी ऐसी ताकत नहीं है। तो उससे 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो तमिलनाडु में कुल मिला के 39 सीटें हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8। और जो मेन जो प्लेयर्स हैं, जो मेन खिलाड़ी हैं यहां पर, वो एआईएडीएमके और डीएमके रहते हैं। डीएमके को पिछली बार 30 सीटें यहां से हासिल हुई थी। अगर दक्षिण भारत में और राज्यों की बात करें, केरल में 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के को 0 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 15। फिर अगर हम तेलंगाना आ जाएं तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 3 सीटें यहां पर मिली थी। दक्षिण भारत में एक दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, 25 सीटें यहां से आती हैं। बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला था। साथ ही साथ कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करा था और 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो उनके लिए जो लड़ाई है वो दोहरी है, कर्नाटक को बचा के रखना है और बाकी जगह पर अपने पैर फैलाने हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, जो राज्य मैंने जो अभी नाम गिनाए, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
कहां से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद होगी, और क्या ऐसे फैक्टर होंगे जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि उनके बार बार जाने से वहां पर कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि अखिलेश ने बताया, पूरा अखिलेश जी ने विस्तार के साथ, तो उससे मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। कर्नाटक में उनका आधार है और उसके सामने चुनौती है। कर्नाटक में जो 25 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, और एक उसके सहयोगी ने जीती थी, 26 सीटें उन्होंने जीती थी, उसको बचाने की चुनौती है सबसे बड़ी। कि अगर कर्नाटक में मान लीजिए कुछ सीटें भी कम होती हैं तो नुकसान होगा भाजपा का, उसकी भरपाई कहाँ से होगी, ये भी एक प्रश्न है उसके सामने। ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है, क्योंकि जेडीएस के साथ समझौता किया है, तो जेडीएस को कम से कम 5-6 सीटों को देनी पड़ेगी। तो जब अगर 4-5 सीटें जेडीएस को देंगे और वो अगर जेडीएस रिटेन नहीं कर पाती है तो नुकसान बीजेपी का होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है कि भाजपा को जो उम्मीद है, वो सबसे ज्यादा उम्मीद तेलंगाना और आंध्रा में है। तेलंगाना में उनके 4 सांसद पहले से थे, और आंध्र में चूंकि चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी के बीच में मुकाबला है, और ऐसे में भाजपा चाहती है कि इन दोनों की लड़ाई में से कुछ सीटें वो निकाल सके। इसीलिए आज प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के दौरे पर है, वहां वो मंदिर भी जा रहे हैं। और और देखिए, दक्षिण की ओर प्रधानमंत्री ने आज से नहीं, पिछले लगभग 2 साल से मैं देख रहा हूं कि दक्षिण पर उनका फोकस है। जब ये नई संसद भवन का शिलान्यास हुआ था, और जब उसमें छत्र रखा, वो अशोक के शेर रखे गए थे, वो जो पूरे उस वक्त जो उसकी पूरी प्रतिष्ठा की थी, अर्चना की थी, पूजा किया था, जो सारा कर्मकांड, वो दक्षिण के ब्राह्मण आए थे, तमिलनाडु के पंडित थे, वो उन्होंने किया था। इसके बाद राज्यसभा में आप देखिए, पीटी उषा, विजेंद्र, लगातार वो दक्षिण के लोगों को उन्होंने ला करके दक्षिण के साथ अपना नाता एक जोड़ा है भाजपा का। तो काशी तमिल संगम के जरिए तमिलनाडु को साधने की कोशिश की गई है। और जी। इसी तरह से संसद के नई संसद भवन के उद्घाटन में देखिए, सेंगुल को ला करके जिस तरह स्थापित किया गया, और दक्षिण के सारे संत और आए वहां पर। तो कुल मिलाकर जी। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना में सबसे ज्यादा है। केरल में ये सही है कि इस बार क्रिसमस पर, अपनी पुरानी परंपरा के उलट, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी क्रिसमस पर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाती थी। वो क्रिसमस जी। के दिन अटल जी का जन्मदिन मनाने में ज्यादा उसका फोकस रहता था। लेकिन इस जी। बार जो है, बाकायदा प्रधानमंत्री ने सबको बधाई दी। नड्डा जी जो है वो चर्च में गए। केरल में तो ठीक है। बाकायदा मोटरसाइकिलों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाके बधाई दी। तो पूरा फोकस दक्षिण पे इसलिए कर रही है भाजपा कि जो बढ़ाने के साथ साथ अगर कहीं उत्तर और पश्चिम में और पूर्व में अगर कोई नुकसान होता है, उसकी भरपाई भी जरूरी है उसके लिए। उसकी भरपाई भी यहीं से होगी। अखिलेश जी, लेकिन तेलंगाना का भी चुनाव हुआ, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। पिछली बार एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी, जिसमें कांग्रेस उस वक्त काफी कमजोर थी। इस बार कांग्रेस मजबूत हुई है, बीआरएस कमजोर हो रही हुई है, लेकिन बीआरएस अभी पूरी तरीके से कॉन्टेस्ट से बाहर नहीं है, उसकी कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है। तो क्या तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश की, जैसे बात कर रहे थे विनोद जी, कि आंध्र प्रदेश में वहां कांग्रेस कमजोर है, पर बीजेपी का कोई गठबंधन वहां पर अभी ठीक से नहीं हो पाया है, तो क्या आपको लगता है कि तेलंगाना में 4 सीटें बचाना या उसको बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो इसलिए भी है क्योंकि वहां पर अब कांग्रेस की सरकार आ गई है। कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य दक्षिण भारत का जो कांग्रेस की झोली में चला गया। लेकिन बीजेपी को एक उम्मीद अभी वहां पर है। अगर आप विधानसभा चुनाव के परिणाम भी देखेंगे तो बीजेपी की सीटें 1 से बढ़कर 8 हो गई। वोट का प्रतिशत भी करीब दोगुना हो गया, 15% वोट बीजेपी को विधानसभा में मिले अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो बीजेपी को लगता है कि शायद अब एक उम्मीद वहां पर है। इसलिए भी है क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, नेशनल इलेक्शन है। तो ऐसे में बीआरएस जो है पहले से ही जो अब काफी एक तरह की वो बैकफुट पर चली गई है जी। तो वहां पर अब ये भी मांग हो रही है कि बीआरएस का नाम बदलकर आप फिर से दोबारा इसको टीआरएस कर दीजिए, क्योंकि जब से आपने बीआरएस किया तो तेलंगाना की जो पहचान थी उस पार्टी के साथ वो हट गई। तो वहां पर ये मांग भी उठ रही है। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि नेशनल इलेक्शन में रीजनल पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं होता है। दक्षिण भारत में जरूर एक अलग तरह का इक्वेशन बनता है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला तेलंगाना में होने की संभावना है। रही बात आंध्र प्रदेश की, तो बीजेपी के लिए राहत की बात यह है आंध्र में कि जिस तरह से बीजेपी वहां पर 0 है, वैसे कांग्रेस भी 0 है। बिल्कुल। और अगर आप पिछले कई चुनाव देखेंगे तो बीजेपी वहां पर 1% वोट भी नहीं पा पाई है आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए बीजेपी के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और बीजेपी अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। वो एक तरफ वाईएसआरसीपी को भी अपने साथ रखना चाहती है, दूसरी तरफ टीडीपी के साथ भी बातचीत उसकी होती है। लेकिन टीडीपी ज्यादा कीन है बनिस्बत की बीजेपी के, क्योंकि उन्हें लगता है टीडीपी को कि अगर बीजेपी के साथ अलायंस हो जाता है तो इलेक्शन मैनेजमेंट में उनको मदद मिल जाएगी। 1-2 सीटें जरूर अगर वो हो सकता है तो निकाल ले तो निकाल ले। क्या विनोद जी, जो हम आंध्र प्रदेश की खासतौर पर अगर बात करें, तमिलनाडु में एक यात्रा चल रही है अन्नामलाई की, तो वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी अकेले फिलहाल अपना दम दिखाती नजर आ रही, लेकिन अगर इंडिया अलायंस के तरफ से देखें
तो कांग्रेस का वहां पर कुछ खास वर्चस्व है नहीं। अभी वाई एस शर्मिला को अपने साथ जोड़ा है, कांग्रेस उम्मीद कर रही होगी दोबारा से, क्योंकि कर्नाटका और तेलंगाना उनके पास है, थोड़ी ताकत वहां पर दिखाई जाए। लेकिन अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आंध्र प्रदेश का कोई बहुत बड़ी चुनौती है, अगर जगन मोहन रेड्डी बहुत अच्छा करते भी हैं, तो हमने देखा है वो इंडिया अलायंस के साथ तो है नहीं, तो बीजेपी को कोई ऐसा खतरा नहीं है आंध्र प्रदेश से? नहीं नहीं, खतरे की बात नहीं है, क्योंकि जैसा जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो लूज करने के लिए कुछ नहीं है, ये तो अखिलेश जी कह चुके हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश की परिस्थिति थोड़ी सी बदल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के अंदर वहां एक उत्साह आया है, और वाई एस शर्मिला रेड्डी को आज ही कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो वाई एस शर्मिला रेड्डी जो है राजशेखर रेड्डी की बेटी है, और वो अब यात्रा शुरू करने जा रही है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में घूम घूम करके वो कांग्रेस के लिए काम करेंगी। अब कितना कर पाएंगे अलग बात है, लेकिन इसका नुकसान जो होगा वो जगन मोहन रेड्डी को होगा। जितना कांग्रेस वहां आगे बढ़ेगी, देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गुण वो है कि वहां कम्मा वर्सेस रेड्डी, ये पॉलिटिक्स चलती है। कम्मा जो है वो समुदाय टीडीपी के साथ ज्यादा बहुतायत में रहता है, और रेड्डी समुदाय पहले कांग्रेस के साथ होता था, जो तेलंगाना में वापस कांग्रेस के साथ आया है। और यहाँ आंध्र प्रदेश में वो वाई एस रेड्डी के जरिए वो जगनमोहन रेड्डी के साथ है। कांग्रेस उस रेड्डी समुदाय में जो भी सेना लगाएगी, उसका सीधा नुकसान जगनमोहन रेड्डी को होगा, और फायदा उसका होगा कांग्रेस से ज्यादा टीडीपी को। अब टीडीपी किस तरह से वहां प्ले करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद टीडीपी जी, के प्रति एक सहानुभूति भी उनके वोट बैंक में बनी है। तो मुझे लगता है आंध्र प्रदेश का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प चुनाव होगा। और इसी वजह से कई बार ये बात कही जा रही है कि देखिए, नॉर्थ बनाम साउथ की बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है। और ये भी दर्शकों को याद दिला दे, 2009 के अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की और यूपीए की वापसी का सबसे बड़ा रास्ता आंध्र प्रदेश से ही खुला था, और वहां पर कांग्रेस ने उस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, विनोद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।